नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज मैं लेके आई हूँ आर के नारायण का नोवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो नोवेल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद में नोवेल की समरी देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स में जो मेन कैरेक्टर हैं इस नोवेल के वो है चंदन। चंदन इस नोवेल के मेन कैरेक्टर हैं। नतेशन जो हैं वो कॉलेज छात्र परिषद का मंत्री था। नतेशन जिस कॉलेज में चंदन पढ़ता था उसी कॉलेज में छात्र परिषद का मंत्री था नतेशन। मालती जिस लड़की को चंदन पसंद करता था वो थी मालती। जो चंदन जब घूमने जाता था तो नहर के किनारे मालती उसके भाई के साथ खेलती हुई मिलती थी, लेकिन बाद में मालती की शादी हो जाती है। मोहन चंदन का एक दोस्त था जो कवि था। प्रिंसिपल ब्राउन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वीरा स्वामी जो है वो एक क्रांतिकारी है। गणपति शास्त्रीगल जो है वो चंदन के परिवार के एक पंडित जी हैं, शास्त्री जी हैं, जिन पे मालती की और चंदन की कुंडली दिखवाई जाती है, वो थे गणपति शास्त्रीगल। सुशीला जो थी वो मिस्टर जयराम अय्यर जो हैं इनकी पुत्री है। बाद में जो चंदन है वो सुशीला से शादी करने का निर्णय लेता है अपने माता पिता के कहने पर। तो अब इस नोवेल के हम सबसे पहले समरी को देख लेते हैं। और समरी इसके पार्टों में, ये जो नोवेल है वो 4 पार्टों में है। 4 भागों की कहानी है। तो ये 4 भागों में है और इसके प्रत्येक भाग में नायक के जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को प्रस्तुत करता है हर एक भाग। तो पहले पार्ट में क्या होता है इसके में चंदन के कॉलेज के जीवन को दर्शाता है पहला भाग जो है। और पहले भाग में चंदन जिन गुणों का प्रदर्शन करता है वे चंदन के चरित्र के प्रमुख अंग थे। वह अच्छा डिबेटर है और अच्छा संगठनकर्ता भी है और ये एक विचारशील व्यक्ति है। और जिसका जो दूसरा भाग है वो चंदन के बीए पास कर लेने के बाद में उसके जीवन को दर्शाता है। युवा बैचलर ऑफ आर्ट्स मालती के शारीरिक सौंदर्य का शिकार बन जाता है और वो उसे पसंद करने लगता है। वह विदेश जाने की अपनी योजना को भूल जाता है। पहले तो सोचता है कि मैं विदेश जाके पीएचडी करूँगा, लेकिन जब वो मालती को पसंद करने लगता है तो अपनी इस विदेश जाने की योजना को भी भूल जाता है। लेकिन उसे अपने प्रेम में असफलता मिलती है और असफल हो जाने के बाद वह मानसिक परिवर्तन की इच्छा से मालगुड़ी चला जाता है। इसका जो तीसरा भाग है उसमें चंदन के सन्यासी जीवन की तथा आत्मज्ञान की कहानी है। वह प्रेम, मित्रता आदि के विषय में नवीन सत्य का अनुभव करता है। अपने माता पिता को इतना दुख दर्द देने के कारण वह दुखी है। वह मालगुड़ी वापस आ जाता है। अब वह एक परिवर्तित आदमी है, वह संसार देख चुका है। और इसके जो चौथा भाग है उसमें डेली मैसेंजर के एक एजेंट के रूप में चंदन की सफलता का वर्णन है। सुशीला के साथ उसके विवाह के साथ कहानी का सुखद अंत होता है। वह चंदन अंत में वही अधैर्यशील प्रेमी है। चलिए, तो उपन्यास जो है ये नोवेल है, इसे शुरू करते हैं। चंदन जो है वो मालगुड़ी में अपने माता पिता के साथ में रहता है। वो बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है अभी और वह बहुत अच्छा बकता है, बहुत अच्छा बोलता है। नतेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नतेशन कॉलेज छात्र परिषद का मंत्री था। उसने चंदन से वाद विवाद में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने को कहा। तो विषय था जिस विषय में चंदन को बोलना था, इतिहासज्ञों की सबसे पहले हत्या कर देनी चाहिए। थोड़ी सी झिझक के बाद चंदन तैयार हो गया। वाद विवाद प्रतियोगिता प्रारंभ होती है और आचार्य ब्राउन उसके अध्यक्ष थे। चंदन बहुत अच्छा बोला। चंदन ने उसके भाषण को सभी ने पसंद किया, सब ने उसकी भाषण की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। भाषण के बाद में चंदन घर चला गया। नतेशन जो परिषद का मंत्री था उसके साथ था। नतेशन ने अपनी परेशानियों के बारे में चंदन को बताया कि वह गरीब था और उसने अपने चुनाव पर बहुत ज़्यादा रुपया खर्च कर दिया था। उसने अपनी अंतिम परीक्षा के लिए भी कुछ भी नहीं पढ़ा था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। चंदन रामू के साथ सिनेमा देखने गया। रामू जो था वो उसी का एक क्लासमेट था और चंदन के घर के पास ही रहता था और लगभग आधी रात को अपने घर वापस आ गया। उसने अपने कमरे में प्रवेश किया। वो सोने के तुरंत बिस्तर पर लेट गया।
4 माह व्यतीत हो गए। चंदन अपने कॉलेज जाता रहा और अपनी कक्षा में पढ़ने के लिए नियमित रूप से जाता था वो, पर घर पर अधिक नहीं पढ़ता था। और नवंबर में चंदन जल्दी उठा। 1 नवंबर को उसने अंतिम परीक्षा के लिए अपना जो टाइम टेबल था कि अब भाई मुझे शेड्यूल से पढ़ना है, और उसने अपना एक टाइम टेबल बनाई, एक योजना बनाई कि जिस हिसाब से मुझे पढ़ना है। वो कॉलेज गया तो प्रोफेसर राघवाचार्य ने उससे इतिहास परिषद का गठन करने को कहा। उन्होंने चंदन को इसका प्रथम मंत्री बनाया। उन्होंने चंदन से 15 नवंबर को इसकी उद्घाटन सभा बुलाने को कहा। तो चंदन ने यह सब अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी थी और इससे उसकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें उत्पन्न हो गई थी। तो लेकिन वो उसके लिए स्वीकार कर लेता है, हाँ कर लेता है। वह उद्घाटन मीटिंग में व्यस्त हो गया और वह आचार्य ब्राउन से मिला और उद्घाटन सभा का अध्यक्ष बनने की उनसे प्रार्थना की कि आप उस उद्घाटन सभा का अध्यक्ष बने। तो प्राचार्य जी ऐसा करने को तैयार हो गए। चंदन के पिता ने चंदन से उद्यान के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि कोई उनके बगीचे से प्रातः जल्दी ही सब फूल तोड़ कर ले जाता है। सुबह जल्दी जल्दी आ जाता है सुबह, और उनके बगीचे के सारे फूल तोड़ के ले जाता है। उसकी माँ को अपनी पूजा के लिए भी फूल नहीं बच पाते हैं। जो रुपया बाग पर खर्च किया गया था वह एक प्रकार से बेकार ही जा रहा है। इस बात से चंदन की माँ बेहद दुखी थी। अब 15 नवंबर आ जाता है और वह हिस्ट्री एसोसिएशन के उद्घाटन सभा का दिन था। चंदन बहुत ज़्यादा व्यस्त था इसमें। नतेशन और रामू ने उसकी बड़ी सहायता की। कॉलेज का चपरासी था अजीज़, वो भी बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उसने बहुत सहायता की थी चंदन की। चंदन ने यह सभा विशाल आयोजन के रूप में की। उसने शहर के सभी महत्वपूर्ण लोगों को भी इसमें बुलाया था। सभा 5:30 बजे से प्रारंभ होनी थी, लेकिन आमंत्रित लोग जो थे वो 5 बजे से आना शुरू हो गए थे। चंदन ने मेहमानों का स्वागत किया। उसने उन्हें बैठने का स्थान बताया। प्रिंसिपल ब्राउन और प्रोफेसर राघवाचार्य 5:30 बजे आए। उसने पहले राघवाचार्य आए। उन्होंने हिस्ट्री एसोसिएशन की आवश्यकता, उसके उद्देश्यों के विषय में बताया। फिर प्रिंसिपल ब्राउन आए। वो बोले। प्रोफेसर राघवाचार्य को प्रिंसिपल ब्राउन का भाषण पसंद नहीं आया। अंत में चंदन ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सभा समाप्त हो गई। चंदन ने अध्ययन के लिए 4:30 पर उठने का निश्चय किया। उसके पिताजी भी जाग गए। उन्होंने फूल चुराने वाले को पकड़ने का निश्चय किया, जो कि सुबह ही सुबह जल्दी आ जाता था और उनके बगीचे के सारे फूल चुरा के ले जाता था। लेकिन वे ऐसा ना कर सके। वो चोर को नहीं पकड़ सके। चोर पहले आकर जा भी चुका था। अगले दिन भी प्रातः 4 बजे ही उठ गए। 10 मिनट के पश्चात उन्होंने कुछ शोर सुना था। चोर आ गया था। शीघ्र ही उन्होंने चोर को पकड़ लिया। वे उसे पकड़कर घर में ले गए। अब जब वो सुबह जल्दी जाग गए तो उन्होंने उस चोर को पकड़कर घर में ले गए। चंदन की माँ जाग गई। उसने एक लैंप जलाया और उस प्रकाश में चोर को देखा। उसने गेरुए रंग के वस्त्र पहन रखे थे। चोर ने कहा कि वह एक सन्यासी है। चोर नहीं, वह पूजा के लिए फूल ले जाता था। दरवाजे में ताला बंद रहता था, इस कारण वह दीवार फांद कर आता था। चंदन की माँ ने कहा कि चोर को एकदम छोड़ दो। इसे भय था कि साधु परिवार को श्राप दे देगा। चोर ने कहा कि भविष्य में वह केवल कुछ ही फूल लिया करेगा, शेष फूल वह उसकी माँ के लिए छोड़ दिया करेगा। तो चोर को वो लोग छोड़ देते हैं। मार्च के माह तक चंदन अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहा। उसने कठोर परिश्रम किया था, बहुत मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए। उसने इतिहास परिषद की 8 बैठकें बुलाई थी। इस बीच में वह 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आया था। उसमें से एक था वीरास्वामी, जो कि क्रांतिकारी था, जो कि मैंने कैरेक्टर में आपको बताया था। उसने इतिहास परिषद में एक पेपर पढ़ा था। इस पेपर में उसने अंग्रेज़ों की आलोचना की। वीरास्वामी ने कहा था कि वह चुपचाप एक सेना तैयार कर रहा है। उसका उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकना था। दूसरा दोस्त था मोहन, जो कि एक कवि था। चंदन को मोहन पसंद था, पर वह इतिहास परिषद की बैठक में उसकी कविता सुनने की व्यवस्था ही नहीं कर सका। उसने मोहन से अपने कमरे में आने को कहा। मोहन उसके घर आया। वह
बहुत देर तक अपनी कविताएं पढ़ता रहा। चंदन ने धैर्यपूर्वक उसकी कविताएं सुनी। वह उन्हें अच्छी तरह समझ ना सका। वीरास्वामी और मोहन उसकी कक्षा के साथी थे। अंतिम दिन कक्षा का सामाजिक कार्यक्रम हुआ। वह एक सामूहिक खींचा गया, गाने गाए गए, भाषण हुए। प्रोफेसर ने अपने छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे अलग अलग हो गए। चंदन को दुख हुआ क्योंकि वह अब सदैव के लिए कॉलेज छोड़ रहा था। अब चंदन अपनी परीक्षा में पास तो हो गया, अब वह स्नातक था और उसके रिश्तेदारों ने उसके भविष्य के विषय में उसे सलाह दी। कुछ चाहते थे कि वह कानून की पढ़ाई करे और कुछ चाहते थे कि वह आईसीएस की परीक्षा में बैठे। चंदन चाहता था कि वह पीएचडी के लिए इंग्लैंड जाए और वह एक प्रवक्ता बनना चाहता था। चंदन के ज़्यादातर दोस्त मालगुड़ी से बाहर चले गए। वे काम पाने की तलाश में बाहर गए थे। चंदन गांव के पुस्तकालय का सदस्य बन गया तो उसने वे सारी किताबें वहां जाके पढ़ ली थी जो कि चंदन को पसंद थी, और शाम के समय वो दूर घूमने जाता था। चंदन शाम के समय जब दूर तक नदी के किनारे घूमने जाता था तो एक दिन घूमने जाते समय उसने एक लड़की को देखा जो लगभग 15 साल की थी। वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। चंदन को लड़की पसंद आ गई। उसने उससे शादी करने का निश्चय कर लिया था। तो उसने उसे और अधिक समीप से देखने का प्रयास किया। उससे बात करने में झिझक हुई। एक शाम को चंदन की भेंट वीरास्वामी और मोहन से हुई। वीरास्वामी अब भी क्रांतिकारी ही था। मोहन अब मालगुड़ी के एक दैनिक समाचार पत्र का संवाददाता था। वह पेपर का नाम था डेली मैसेंजर। मोहन ने चंदन को अपना पता दे दिया। इसके बाद वे अलग हो गए। चंदन ने नदी के किनारे लगभग रोजाना घूमने जाना शुरू कर दिया था। उसने उसी लड़की को देखा। एक दिन उसने उस लड़की के घर तक उसका पीछा किया। वो मिल स्ट्रीट पर रहती थी जहाँ पे मोहन भी रहता था। मोहन के कमरे के सामने ही उस लड़की का घर था। मोहन चंदन को देखकर खुश हुआ और चंदन उससे पुनः आने का वायदा करके अपने घर वापस चला गया। चंदन की प्रेमिका का नाम मालती था, उस लड़की का नाम। वह भी D.W. कृष्णन अय्यर नामक व्यक्ति की पुत्री थी। मालती के जो पिता थे उनके नाम था D.W. कृष्णन अय्यर। वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में हेड क्लर्क थे। चंदन को यह सब मोहन के द्वारा पता चला था। चंदन ने इस लड़की के विषय में अपने माता पिता को बता दिया। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। तो उसकी माँ को लड़की का घर पसंद नहीं था। तो चंदन और उसकी माता पिता के आपसी संबंध तनावपूर्ण भी हो गए थे। बाद में वे इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि यदि प्रस्ताव लड़की वालों की ओर से आए तो वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मोहन ने कहा कि उसके माता पिता धन को प्यार करते हैं, वे चंदन को प्यार नहीं करते। उसने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था धन से प्यार। मोहन ने यह कविता ले ली। उसने यह कविता अपने माता पिता को दे दी। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। गणपति शास्त्रीगल जो कि परिवार के पुरोहित थे, वे विवाह संबंध कराने वाले पंडित थे। चंदन के माता पिता ने उन्हें बुलवाया। उन्होंने उससे कृष्णन अय्यर के परिवार के बारे में पूछा। तो चंदन की मां ने उससे आग्रह किया कि वह मिस्टर अय्यर के घर जाकर मालती की शादी के संबंध में उनके विचार ज्ञात करे। शास्त्रीगल वहां पर गया। वह शुभ समाचारों के साथ वापस लौटा कि मालती के माता पिता उसकी चंदन से शादी कराने को उत्सुक थे। मालती एक सुंदर लड़की थी। उसकी जन्मपत्री दूसरे दिन आने वाली थी। 4 दिन हो गए लेकिन जन्मपत्री नहीं आई। चंदन बहुत उतावला था। दूसरे दिन किसी प्रकार शास्त्रीगल जन्मपत्री लेकर आ गए। उसने चंदन की जन्मपत्री भी ले ली। यह मालती के माता पिता को दे दी गई। चंदन की माँ ने उससे कहा कि वह उतावला ना बने, अभी अनेक बातें हैं जो कि तय करनी है। जन्मपत्री का मिलना आवश्यक था। चंदन ने अपनी माँ से निवेदन किया कि वो बहुत अधिक दहेज ना मांगे। 3 दिन बाद चंदन के पिता को एक पत्र मिला। वो पत्र था वो था मालती के पिता का। उन्होंने लिखा था कि दोनों की जन्मपत्री मिली नहीं है, तो इस कारण से मालती की चंदन से शादी नहीं हो सकेगी। यह शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक चंदन 25 साल और 4 महीने का नहीं हो जाता। इससे चंदन तो बहुत दुखी हो गया। उसके पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने शास्त्रीगल को बुलाया। तो और शास्त्रीगल जो थे वो एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता था।
उसने दोनों जन्मपत्रियों का मिलान किया। उसने कहा कि दोनों जन्मपत्रियां जो है वो अच्छी तरह मिल गई हैं। मिस्टर कृष्णन अय्यर को बुलाया गया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए और वे दूसरे पन्ने को मानते थे। चंदन जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसने मालती को एक पत्र लिखा। उसमें पूछा कि क्या वह उसकी तब तक 15 दिन बीत गए और वो मोहन के कमरे पर गया। उसने मालती के घर में जब शादी की तैयारियां देखी तो उसे पता चला कि मालती की शादी तो उसके एक संबंधी से हो रही है। चंदन तुरंत अपने घर वापस आ गया। उस रात उसे बुखार आ गया था और वह 10 दिन तक बीमार रहा। इसके बाद परिवर्तन के लिए उसने मद्रास जाने का निश्चय किया था। इसके चाचा वहाँ रहते थे। उसके पिता ने चंदन के पहुँचने की सूचना उन्हें दे दी। चंदन मद्रास स्टेशन पर पहुंचा। उसके चाचा का लड़का उसे स्टेशन पर लेने के लिए आया। चंदन ने उसके अपने चाचा के घर न जाने का निश्चय कर लिया था। वह अपने चचेरे भाई से आंख बचाकर स्टेशन से बाहर निकल आया। वह तांगा लेकर एक होटल में पहुंचा। वहां पे वह एक प्रौढ़ व्यक्ति से मिला। उसका नाम था कैलाश। उसने चंदन से मित्रता कर ली। वह चंदन को शराब खाने में ले गया, लेकिन चंदन ने शराब नहीं पी और वह उसे एक वेश्या के घर ले गया। चंदन उस स्त्री के घर से भी सुरक्षित बच निकला। उसने अब निश्चय कर लिया था कि वह अब मालगुड़ी वापस नहीं जाएगा और सन्यासी बन जाएगा। वह होटल में वापस नहीं आया। वह मलयपुर चला गया। वहाँ पर एक बड़े मंदिर में पहुँचा। वहाँ पर एक नाई था। वो नाई के घर गया। उसने उसे अपना सारा धन दे दिया। उसने उससे अपनी हजामत करवा ली। उसने गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए। उसने अपने माता पिता को लिख दिया कि वह अपने पुराने मित्रों के साथ जा रहा है। सन्यासी के रूप में चंदन अनेकों स्थानों में गया। प्राय भोजन के लिए वह भीख मांगता। उसने अनेक कष्ट सहे, लेकिन इन यातनाओं में उसे प्रसन्नता थी। सन्यासी बनने में उसका आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं था, वह केवल आत्महत्या का ही एक विकल्प था। वो 8 माह तक घूमता रहा। वह कूपल नामक एक गांव में पहुंचा। वह एक पेड़ के नीचे सो गया और जब वह जागा तो बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण लोग थे उसके चारों ओर खड़े थे। उन्होंने चंदन को दूध और फल दिए। चंदन ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। वह बोला नहीं। रात में अपने जीवन पर उसने विचार किया। उसे लगा कि वह सीधे सीधे ग्रामीणों को धोखा दे रहा था। यह ठीक नहीं था। उसने इस धोखे के लिए मालती को और उसके प्यार को दोषी ठहराया। उसने मालगुड़ी वापस जाने का निश्चय किया कि मैं मालगुड़ी वापस जाऊंगा, और वह मधुरम गया तो वहाँ के पोस्ट मास्टर से उसकी कहानी सुनी। पोस्ट मास्टर ने उसकी कहानी सुनी। चंदन ने सुनाई उसे अपनी कहानी। चंदन ने रुपयों के लिए अपने माता पिता को तार दिया। उसने अपने गेरुए वस्त्र फेंक दिए। उसने पोस्ट मास्टर से कपड़े उधार लिए। उसका रुपया आ गया। वह मालगुड़ी जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। वह 2 दिन में मालगुड़ी पहुंच गया। चंदन अब मालगुड़ी वापस घर पहुंचता है। वो कमज़ोर था और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े ढीले थे। उसके बाल छोटे हो गए थे। उसके माता पिता उसे इस स्थिति में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने चंदन से उस 8 माह में वह कैसे रहा इस विषय में पूछा, लेकिन चंदन ने अस्पष्ट उत्तर ही दिया। चंदन का कमरा साफ सुथरा था। घर के बाग की दशा बहुत ही खराब हो गई थी। उसके जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा वृद्ध भी दिखाई देने लगे थे। रामू को काम मिल गया था। वह मालगुड़ी छोड़कर चला गया था। रामू जो उसका क्लासमेट था, उसके घर के पास रहता था। चंदन मोहन से मिलने गया। अब वह एक नए कमरे में रहता था। यह उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया था। वह अब अधिक कमाई कर रहा था। मालती के माता पिता भी अब उस घर में नहीं थे। चंदन ने अपनी पूरी कहानी मोहन को सुनाई। उसके जीवन का एक नया दर्शन अपनाया। प्यार और दोस्ती अब उसे एक बेकार सी चीज़ लगती थी। चंदन के सन्यासी के रूप में जो अनुभव हुए उनके बारे में उसने मोहन के अलावा और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। चंदन का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। अब वह अपने माता पिता की भावनाओं का विशेष ध्यान रखता था। उसने मालती और उसके प्यार के बारे में समस्त बातें भुला दी थी। सारी बातें भुला दी थी। वो मोहन के पास जाता था
और वह अपने कैरियर चुनने के विषय में चिंतित था कि अब वो क्या करे कैरियर में। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड नहीं जाएगा। मोहन ने उसके समक्ष एक नया विचार रखा। उसने कहा कि उसे डेली मैसेंजर की चीफ एजेंसी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसने कहा कि उससे उसको अच्छी आमदनी हो सकती थी। उसकी आमदनी अखबार के वितरण पर निर्भर होगी। यह विचार चंदन को पसंद आ गया। उसने इसके विषय में अपने माता पिता को बताया। अखबार मद्रास से प्रकाशित होता था। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि चंदन वहाँ गया। उसके चाचा के दोस्त मैनेजिंग डायरेक्टर को जानते थे। उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग भी किया और चंदन को डेली मैसेंजर की मालगुड़ी की एजेंसी मिल गई। चंदन मालगुड़ी वापस आ गया। चंदन घर वापस लौट आया। उसने गंभीरतापूर्वक अपना काम प्रारंभ कर दिया। सीरियसली उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसने बाजार में सड़क के किनारे एक कमरा किराए पर ले लिया। उसने डेली मैसेंजर का वितरण अधिक करने की एक विस्तृत योजना बनाई। उसने इश्तहार भेजे, नमूने की प्रतियां वितरित की, लोगों की से व्यक्तिगत साक्षात्कार किया। उसने अगाऊ चंदा प्राप्त मतलब जो उगाऊ होता है उगाऊ चंदा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसने 3 छोटे लड़कों को नौकर रखा था। उनका काम लोगों के घरों पर अखबार देकर आना था। वह अपने पुराने कॉलेज भी गया। प्रोफेसर गजपति उनके अखबार के ग्राहक हो गए। कॉलेज यूनियन ने उसका अखबार खरीदना बंद कर दिया। तब वह राघवाचर से मिला। उसने क्लर्क को आज्ञा दी कि वह अखबार पुनः खरीदना प्रारंभ कर दे। एक दिन शाम को चंदन के पिता उसके ऑफिस में गए। उन्होंने हिचकिचाहट से मिस्टर जयराम अय्यर की पुत्री के बारे में उससे पूछा। उसकी माँ उसके साथ ही उसकी शादी करना चाहती थी। चंदन ने कहा कि वह शादी नहीं करेगा, लेकिन चंदन ने महसूस किया कि उसके माता पिता का दिल दुखाया है। चंदन ने मोहन को इस नए प्रस्ताव के बारे में बताया तो मोहन ने उस पर बहुत देर तक बहस की। अंत में सिक्के को उछालकर उन्होंने निश्चय किया शादी करने का। मोहन ने कहा था कि मोहन ने एक चांदी का सिक्का उछाला कि यदि सिर आएगा तो शादी होगी, और उछालने पर सिर ही आया। तो चंदन इस शर्त पर तैयार हो गया कि यदि लड़की सुंदर होगी तो वो शादी कर लेगा। मिस्टर जयराम अय्यर तालापुर में रहते थे। उनकी लड़की का नाम सुशीला था। चंदन अपनी माँ के साथ तालापुर गया। चंदन और उसकी माँ तालापुर पहुँच गए। उनका खूब स्वागत हुआ। मिस्टर अय्यर की लड़की आई। वो सुंदर थी। चंदन को वह पसंद आ गई। वहाँ पर चंदन का व्यवहार हास्यप्रद था। लड़की से मिलकर वे वापस आ गए। चंदन ने सोचा कि सुशीला मालती से अधिक सुंदर है। चंदन शादी के लिए तैयार हो गया। वो चाहता था कि शादी जल्दी ही हो जाए। उसकी माँ ने उसे उतावला ना होने की सलाह दी, क्योंकि वो पहले भी उतावला हो रहा था। चंदन ने अंतिम रूप से सुशीला से शादी करने का निश्चय कर लिया था कि अब वो सुशीला से ही शादी करेगा, और लग्न का उत्सव मनाया गया। इस दिन चंदन के घर दावत थी। कुछ दिनों में विवाह की रस्म पूरी हो गई। जब चंदन विवाह के लिए तालापुर गया तो पीछे से मोहन ने उसकी एजेंसी की देखभाल की। विवाह के बाद चंदन पुनः एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया। उसके दिमाग से सदैव सुशीला छाई रहती थी। वह प्राय मोहन से उसी के बारे में बातचीत करता था। एक बार उसे 5 दिन तक उसका पत्र नहीं मिला। वह चिंतित हो गया था। उसने सोचा कि उसे तेज बुखार चढ़ गया है। उसने मोहन से प्रार्थना की कि वो पीछे से उसके अखबार की देखभाल करे। वह सुशीला को देखने ताल चला गया। तो इसके साथ में ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की समरी यहीं पे ख़त्म होती है।